हेलो एंड वेलकम। डेमोग्राफी का ये लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू डेमोग्राफी। सबसे पहले हम देखते हैं डेमोग्राफी ही क्या होता है। वैसे हमने ये पढ़ाया है आपको कि इन शॉर्ट आप कह सकते हो ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को डेमोग्राफी बोलते हैं। उसके बाद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है, आपने ये भी शायद पढ़ा ही है थोड़ा सा। देखो, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है हाई बर्थ रेट से और हाई डेथ रेट से जो ट्रांजिशन होता है, जो शिफ्ट होता है टुवर्ड्स लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट। इसी शिफ्ट को, इसी ट्रांजिशन को फ्रॉम हाई हाई टू लो लो, इसी शिफ्ट को, इसी ट्रांजिशन को बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। पहले जो दुनिया में कंट्रीज थी उनमें ज्यादा बर्थ रेट और डेथ रेट हुआ करता था, लेकिन डेथ रेट को कम करना है अच्छे इलाज से, अच्छे फैसिलिटीज से, और बर्थ रेट को भी कम करना है ताकि पॉपुलेशन ज्यादा ना हो। तो ये मेन एम होती है हर कंट्री की। जब भी वो अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग से डेवलप्ड बन जाती है तो धीरे धीरे उनका उनका डेथ रेट कम भी हो जाता है, मरते लोग कम है, और वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत मेजर्स उठाते हैं और बर्थ रेट को भी वो कम कराना चाहते हैं क्योंकि पॉपुलेशन से प्रेशर पड़ता है रिसोर्सेज पे। अभी मेरे दोस्तों, ये जो शिफ्ट यहां से यहां, उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। उसके आगे हम चलते हैं। तीसरा है एज डिपेंडेंसी रेशो। एज डिपेंडेंसी रेशो एक ऐसा रेशो है जिसमें बताया जाता है कि कितने लोग डिपेंडेंट है ऑन इंडिपेंडेंट पर्संस। अच्छा, यहां पे मैंने आधा ही लिखा है, सॉरी सॉरी सॉरी। यहां पे पेज पे आपको पूरा लिखना है क्योंकि यहां पे ना मैंने भूल गया हूं कुछ लिखना, लेकिन आप अपने नोट पे लिखना। देखो, रेशो ऑफ डिपेंडेंट मतलब कि डिपेंडेंट लोग कौन है? डिपेंडेंट लोग वही हैं जो अंडर 15 ईयर्स हैं या ओवर 64 ईयर्स है। बूढ़े और बच्चे डिपेंडेंट होते हैं मेरे दोस्तों, बूढ़े और बच्चे डिपेंडेंट होते हैं। ये हुए बूढ़े ओवर 64 ईयर्स, ये हुए बच्चे अंडर 15 ईयर्स। बच्चे और बूढ़े जो डिपेंडेंट हैं उन्हीं का रेशो निकालना है किसके साथ? इंडिपेंडेंट के साथ, या वर्किंग 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 पीपल के साथ, या आप बोल सकते हो उन लोगों के साथ जिनकी एज है फ्रॉम 15 ईयर्स से लेके 64 ईयर्स तक। आपको अपने नोट में सिर्फ इतना ही लिखना है, रेशो ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट या लिखना है आपको वर्किंग, और ब्रैकेट में आपको लिखना है 15 ईयर्स से लेके जो 64 ईयर्स तक एज है, जिनकी एज 15 से लेके 64 है, वही है वर्किंग पीपल। ठीक है ना? ओके। तो नॉन वर्किंग और वर्किंग का रेशो जो है वही है एज डिपेंडेंसी रेशो। इसके बारे में आगे भी आपको क्लियरिटी मिलेगी लास्ट में। बर्थ रेट और क्रूड बर्थ रेट क्या है? देखो, बर्थ रेट और क्रूड बर्थ रेट बताया जाता है एक ही है, और इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन इन ए गिवन ईयर। एक दिए हुए साल में पर 1000 पॉपुलेशन में, पर 1000 पॉपुलेशन में कितने नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स है, उसी को बोलते हैं बर्थ रेट। अब है डेथ रेट, या आप बोल सकते हो क्रूड डेथ रेट। ये क्या है? नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन इन ए गिवन ईयर। एक साल में पॉपुलेशन अगर 1000 है, इतना, उसी 1000 पॉपुलेशन में कितने मरे, इस दुनिया से चले गए, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन इन ए गिवन ईयर, इसको बोलते हैं डेथ रेट। अभी बर्थ रेट और डेथ रेट आपको आगे वाइटल स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है? अभी देखो, जहां पे आप थोड़ा सा मैथमेटिकली देखोगे, और हमेशा हर बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन होता है, ये इंटू 1000 क्यों है, इंटू 100 क्यों नहीं है, और इंटू 1000 ही, यहां तो पर बोलते हैं, वहां तो डिवाइड बाई 1000 होता है। वैसे जिनको बेसिक मैथमेटिक्स आता है उनको पता होगा। चलिए आगे पहले चलते हैं। फिलहाल हम सिर्फ टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करते हैं। बेसिक टर्म्स को हम एक लाइन में, दो लाइन में आपको समझाना चाहते हैं। अभी है एंटीनेटलिस्ट पॉलिसी क्या है? ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की, जिसमें गवर्नमेंट चाहता है कि वो पॉपुलेशन को कम करे। एंटीनेटलिस्ट, पॉपुलेशन जो बच्चे हैं वो कम हो जाए। एंटीनेटलिस्ट तो पॉपुलेशन को कम करने की पॉलिसी है एंटीनेटलिस्ट पॉलिसी। अब पॉपुलेशन को कम करने मतलब कि लोगों को मारेंगे तो नहीं गवर्नमेंट पॉपुलेशन कम करके ना, नंबर ऑफ बर्थ्स को ही कम करेंगे।
जो ये एंटीनेटलिस्ट है इससे दूर से आपको पता चलता होगा, बाय डिक्रीजिंग नंबर ऑफ बर्थ्स। ठीक है, अगर सवाल आए गवर्नमेंट की वो पॉलिसी जिसमें वो नंबर ऑफ बर्थ्स को डिक्रीज कर रहा है, वो क्या होता है? एंटीनेटलिस्ट। गवर्नमेंट की वो पॉलिसी जिसमें वो स्लो करना चाहता है पॉपुलेशन को, उसको क्या बोलते हैं? एंटीनेटलिस्ट पॉलिसी। दूसरा है इसका अपोजिट, प्रो नेटलिस्ट पॉलिसी। प्रो नेटलिस्ट पॉलिसी मतलब इसमें गवर्नमेंट रेज करता है पॉपुलेशन ग्रोथ को या रेज करता है पॉपुलेशन को। इसमें आपको याद रखना है कि इसमें इंक्रीज होता है नंबर ऑफ बर्थ्स। गवर्नमेंट इंक्रीज करता है यहां पे नंबर ऑफ बर्थ्स, यहां पे डिक्रीज करता है नंबर ऑफ बर्थ्स। उसके बाद हमको पढ़ना है एबॉर्शन रेशो। एबॉर्शन जो होते हैं, आपको पता है एबॉर्शन क्या होता है? अब एबॉर्शन रेशो क्या है? नंबर ऑफ एबॉर्शंस पर 1000 लाइव बर्थ्स इन ए गिवन ईयर। दिए हुए साल में, एक दिए हुए साल में 1000 जो बर्थ्स होते हैं उसमें कितने एबॉर्शन किए गए। एबॉर्शन मतलब होता है प्रेगनेंसी को खत्म करना। देखो भाई, कितने प्रेगनेंसीज को खत्म किया गया, कितने एबॉर्शंस किए गए पर 1000 लाइव बर्थ्स। ठीक है ना, जो बर्थ्स हुए उसमें से कितने एबॉर्शन हुए। ओके, उसके बाद है माइग्रेशन क्या होता है। देखो, ह्यूमन माइग्रेशन की बात करते हैं हम, अगर डेमोग्राफी की बात करें ह्यूमन माइग्रेशन, वैसे माइग्रेशन एनिमल्स और बर्ड्स के साथ भी रिलेटेड है, लेकिन ह्यूमन माइग्रेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बहुत आसान है, लेकिन 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 माइग्रेशन या तो टेम्पोररी होगा या तो परमानेंट होगा। ये परमानेंट नहीं होता इमिग्रेशन और इमिग्रेशन की तरह। इन शॉर्ट इतना ही आपको याद रखना है, माइग्रेशन टेम्पोररी या परमानेंट हो सकता है। माइग्रेशन मतलब पीपल का मूव करना एक जगह से दूसरी जगह। अब ये इंटरनल हो सकता है जिसमें स्टेट से कंट्री के अंदर की बातें हैं, एक्सटर्नल हो सकता है या इंटरनेशनल हो सकता है, कंट्री के बाहर की बातें हैं। कंट्री टू कंट्री एक्सटर्नल, कंट्री के अंदर स्टेट्स के आपस में माइग्रेट करना उसको बोलते हैं इंटरनल। ओके, इसको एक्स माइग्रेशन भी बोलते हैं, इन माइग्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है ना, इंटरनल को कभी कभी बोलते हैं इन माइग्रेशन भी, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल माइग्रेशन को कभी कभी एक्स माइग्रेशन भी। अब हम बात करें इमिग्रेशन, माइग्रेशन में ही ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इमिग्रेशन, इमिग्रेशन क्या है? माइग्रेशन ही है, मूवमेंट ही करना है। लेकिन यहां पे एक बात याद रखनी है, इमिग्रेशन परमानेंट होता है। और ई से इमिग्रेशन, ई से एग्जिट। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा मेरे दोस्तों। ये आपकी कंट्री है और आपकी कंट्री के हिसाब से ही आपको इमिग्रेशन पढ़ना है, इमिग्रेशन पढ़ना है। तो आप याद रख लीजिए, इमिग्रेशन क्या है? इमिग्रेशन है इस जगह से एग्जिट करना। जब लोग कंट्री के बाहर जाते हैं तो लोगों ने इस कंट्री से इमिग्रेट किया। ई मतलब एग्जिट होना, एक कंट्री से वो लीव कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, वही है इमिग्रेशन मेरे दोस्तों। एग्जिट या लिविंग एन एरिया, एरिया कंट्री हो सकता है या स्टेट भी हो सकता है, लेकिन कंट्री ही ज्यादातर लिया जाता है। अगर स्टेट हो कभी तब उसको बोलते हैं इंटरनल इमिग्रेशन या इन इमिग्रेशन। ठीक है, अच्छा, ये तो इमिग्रेशन है। अब आई सुनो, आई का मतलब इन होना, ई का मतलब एग्जिट होना। आपकी कंट्री है, आप यहां से इमिग्रेट कर रहे हो, बाहर कंट्री में जा रहे हो या किसी भी कंट्री में, तो आपने इस कंट्री में क्या किया? इमिग्रेशन, ई लिखा हुआ है इमिग्रेशन। जिस एरिया से आप निकले, जिस एरिया से आपने इमिग्रेशन किया उसको बोलते हैं एरिया ऑफ ऑरिजिन। जिस कंट्री में आप गए, अब उधर आप गए, उधर आप इन हुए। इन का मतलब उधर आपने ई नहीं किया, इमिग्रेशन नहीं किया, उधर आपने आई किया, इमिग्रेशन किया। अब जिस कंट्री में आप एंटर हुए उस कंट्री को बोलते हैं एरिया ऑफ डेस्टिनेशन। और मेरे दोस्तों, ये माइग्रेशन और इमिग्रेशन में बेसिक डिफरेंस यही है, ये परमानेंट ही होता है। माइग्रेशन मतलब उधर इधर से जाना, इमिग्रेशन मतलब कंट्री से बाहर निकलना। लेकिन बाहर निकलना, एग्जिट करना, लीव करना कंट्री से, यहां से एग्जिट करना, इमिग्रेशन तो हुआ, लेकिन ये परमानेंटली होता है। लिखा है परमानेंट, कंट्री से बाहर निकला। जिस कंट्री से वो निकलेगा उसको बोलते हैं एरिया ऑफ ऑरिजिन। जिस कंट्री में वो जाएगा या जिस जगह पे वो जाएगा, जिस एरिया में वो जाएगा, उसको बोलते हैं एरिया ऑफ डेस्टिनेशन। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब जिस कंट्री से वो जाएगा वो कोई ना कोई रीजन होगा वहां से निकलने को, इमिग्रेशन करने को, कंट्री से बाहर निकलने को कोई ना कोई रीजन होगा, तो उसको बोलते हैं पुश फैक्टर। या कोई दूसरा रीजन हो सकता है, दूसरी कंट्री में जिसमें जाना है वहां से वो कंट्री उसको पुल कर रही है,
उसको बोलते हैं पुल फैक्टर। इन शॉर्ट, इमिग्रेशन या इमिग्रेशन, आई मतलब या ई मतलब, ये दोनों होते हैं या तो पुश फैक्टर से या तो पुल फैक्टर से। पुश फैक्टर हुआ जिस कंट्री से वो निकले उधर का रीजन, पुल फैक्टर हुआ जिस कंट्री में उसको जाना है उस कंट्री का रीजन। फॉर एग्जाम्पल, ये कंट्री में पुश फैक्टर कौन कौन सा हो सकता है, इस कंट्री में वो क्यों निकल रहा है, एरिया ऑफ ऑरिजिन से क्यों निकल रहा है, इमिग्रेशन क्यों कर रहा है, और यहां पे वो आई कर रहा है, इन कर रहा है, यहां पे वो एग्जिट कर रहा है, ठीक है ना, एग्जिट हो रहा है, यहां पे इन होता है। ओके, इन अभी बाद में समझाऊंगा, रुको। तो यहां से निकलने के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। पुश फैक्टर्स कौन कौन से हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, आप अपने नोट्स में लिख सकते हो, अगर आप नोट बनाते हो तो लिखो आप, पुश फैक्टर कौन कौन सा होता है। पुश फैक्टर अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है मेरे दोस्तों, यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट होगी, इसी कंट्री में कम अपॉर्चुनिटीज होगी, ठीक है ना, किसी भी चीज के लिए इसी कंट्री में। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकल या रिलीजियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं रिलीजन की वजह से, या पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से। इस कंट्री में यह भी सच है, मजाक नहीं है, सच है, इस कंट्री में शादी मिलना बहुत मुश्किल है। यह भी हो सकता है कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, स्पोज SPOUSE स्पोज फॉर मैरिज, ठीक है ना, पेयर नहीं मिल रहा है मैरिज के लिए। या ये कंट्री फॉलिंग इकोनॉमी है, कम इकोनॉमी दिन ब दिन कम हो रही है, या इस कंट्री में टेररिज्म हो सकता है, या इस कंट्री में फेमाइन हो सकता है, या इस कंट्री में ड्रॉट हो सकता है, या इस कंट्री में ओवर पॉपुलेशन हो सकता है, या इस कंट्री में और सारी प्रॉब्लम्स जो आपके दिमाग में एक्स्ट्रा आ सकती हैं वो हो सकते हैं। पुल फैक्टर क्या क्या हो सकता है, यही कि यहां पे एम्प्लॉयमेंट है, यहां पे अच्छे अपॉर्चुनिटीज है, यहां पे पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, यहां पे रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, यहां पे इकोनॉमी अच्छी है, यहां पे टेररिज्म नहीं है, यहां पे फेमाइन ड्रॉट और पॉपुलेशन नहीं है। इतना ही नहीं, यहां पे चीप आइटम्स मिलते हैं, ये भी मान सकते हैं, यहां पे गुड स्कूल्स है, ये भी मान सकते हैं, यहां पे क्लाइमेट अच्छा है, ये भी मान सकते हैं, यहां पे लोग हेल्दी रहते हैं, वहां पे आबो हवा अच्छा है, वेजिटेशन अच्छा है, फूड नेचुरल मिलता है, आर्टिफिशियल चीजें नहीं है। कुछ भी रीजन हो सकता है। तो आया आपको समझ पुश फैक्टर पुल फैक्टर। अभी देखो, अभी मेरे दोस्तों आपको समझाना है कि ये जो बाहर गए कंट्री से इमिग्रेट हो गए, इमिग्रेशन रेट क्या है, नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स जो बाहर जाते हैं कंट्री से, इमिग्रेंट्स लिविंग एन एरिया, ठीक, ऑफ ऑरिजिन, ये मैंने आपको बताया एरिया ऑफ ऑरिजिन क्या है, जहां जिस कंट्री से वो निकल जाए। तो कितने नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स है जिन्होंने एरिया ऑफ ऑरिजिन को लीव किया, कितने में से पर 1000 पॉपुलेशन इन दैट एरिया, पर 1000 पॉपुलेशन। अगर आप यहां कंट्री से निकल रहे हो, इमिग्रेट कर रहे हो, तो इसी कंट्री के पॉपुलेशन, इसी कंट्री के पर 1000 पॉपुलेशन में देखना है कितने निकले इन दैट ईयर, या जो गिवन ईयर होगा, ठीक है ना। और परमानेंटली की बात इंपॉर्टेंट है, जो कि माइग्रेशन में टेम्पोररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। अभी इमिग्रेशन इसी का थोड़ा सा जैसा है, आपको आसान से समझ में आ जाएगा। इमिग्रेशन इसका अपोजिट है इन करना, इन मतलब एंटरिंग करना एन एरिया या कंट्री या स्टेट। कंट्री ही नॉर्मली होता है, अगर स्टेट हो तब उसको बोलते हैं इन इमिग्रेशन। ओके, अब देखो मेरे दोस्तों, ये भी परमानेंट ही होता है, मैंने बोला ना, इमिग्रेशन जो भी हो परमानेंट है, माइग्रेशन ही टेम्पोरेरी हो सकता है, बस एक जगह यहां पे टेम्पोरेरी है लिखा हुआ। अभी देखो मेरे दोस्तों, इमिग्रेशन क्या है, एक एरिया को इन करना, एंटर करना, ये मैंने आपको बताया परमानेंटली, ठीक है। अभी यहां पे आप थे, सॉरी, ये आपकी कंट्री है, इसी में इमिग्रेशन होता है, आ इसी में हो रहा है। अभी कोई बाहर कंट्री से यहां आ रहा है, तो इस कंट्री में कोई आया इस टाइम मतलब इन हुआ इस टाइम मतलब एंटर हुआ, मतलब इमिग्रेशन, आई मतलब इमिग्रेशन। अब जिस कंट्री से वो निकला होगा ऑटोमेटिकली उधर से वो एग्जिट हुआ होगा, EMI इमिग्रेशन। अभी जिस कंट्री में वो पहुंच गया, इमिग्रेट हुआ, उस कंट्री को क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ डेस्टिनेशन। और इधर भी पुल फैक्टर हो सकता है, इधर भी कंट्री में आने का, इमिग्रेट करने का पुल फैक्टर हो सकता है, उस कंट्री से निकलने का पुश फैक्टर हो सकता है। सेम टू सेम है, एक जैसी बात है। अभी समझो इस बात को, यहां पे इमिग्रेशन में आप कंट्री में आ रहे हो, यहां पे आप कंट्री से जा रहे हो, एरिया ऑफ डेस्टिनेशन में आ रहे हो, एरिया ऑफ ऑरिजिन से निकल रहे हो, सिर्फ इतनी सी बात है। इमिग्रेशन रेट, पुल फैक्टर पुश फैक्टर जो मैंने आपको बताया वही है। इमिग्रेशन रेट ये क्या है,
इमिग्रेंट्स इन एंटर कितने हुए, नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स एंटरिंग एन एरिया ऑफ डेस्टिनेशन, एरिया ऑफ डेस्टिनेशन में कितने एंटर हुए, एरिया ऑफ ऑरिजिन को जिधर से निकलते हैं, एरिया ऑफ डेस्टिनेशन में कितने एंटर हुए पर थाउजेंड, पॉपुलेशन एट डेस्टिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन एट डेस्टिनेशन, 1000 लोगों में से, डेस्टिनेशन के 1000 लोगों में से जिसमें इमिग्रेशन हो रहा है, उसी एरिया के 1000 लोगों में से कितने इमिग्रेंट्स एंटर हुए पर ईयर परमानेंटली। ओके, अभी मेरे दोस्तों जो आए कंट्री में और जो चले गए कंट्री में, जो आए और जो चले गए उन्हीं का माइनस अगर आप करते हो एक साल में, इन ए गिवन ईयर में, उसको बोलते हैं नेट माइग्रेशन। उसके बाद आपको सीखना है डेमोग्राफिक बोनस क्या होता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, डेमोग्राफिक बर्डन क्या होता है, हम इस बात को समझेंगे। तो सुनो मेरे दोस्तों, डेमोग्राफिक बोनस क्या होता है। यहां पे प्रोडक्टिव एज जो होती है ना, एक सेकंड मैं देखूं कितने पेज हो गए, अच्छा ठीक है, डन 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 डन, तो ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं डेमोग्राफिक बोनस क्या है। डेमोग्राफिक बोनस है यहां पे प्रोडक्टिव एज या जो पॉपुलेशन है प्रोडक्टिव वाली, जो मैंने आपको बोला पहले, जो मैंने आपको पहले बोला, याद करो ये बात जब मैंने आपको बताया एज डिपेंडेंसी रेशो, ये जो है ना, ये डिपेंडेंट है, ये नॉन प्रोडक्टिव पीपल है, ये चाइल्ड है अंडर 15 ईयर्स और ओवर 64 ईयर्स बूढ़े हैं, इसको बोलते हैं नॉन प्रोडक्टिव। ये नॉन प्रोडक्टिव है, ये डिपेंडेंट है, और इन्हीं डिपेंडेंट का अगर आप निकालते हो प्रोडक्टिव के ऊपर रेशो, नॉन प्रोडक्टिव का विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्टिव, वो क्या है, वो मैंने आपको बोला डिपेंडेंसी रेशो, एज डिपेंडेंसी रेशो। अब यहां पे बात हम करेंगे डेमोग्राफिक बोनस क्या है। अगर यही प्रोडक्टिव वाले, यही पॉपुलेशन वर्किंग वाले ज्यादा है देन नॉन प्रोडक्टिव एज पॉपुलेशन, नॉन प्रोडक्टिव मतलब यही बूढ़े और बच्चों से ज्यादा अगर जवान है, वर्किंग लोग है, अगर नॉन वर्किंग से ज्यादा है, उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक बोनस। डेमोग्राफिक बोनस जो है, जब ये ज्यादा लोग होते हैं एक कंट्री में, एक जगह पे जो काम करने वाले हैं, तो वो दिन ब दिन ग्रो हो जाएगी, उसकी इकोनॉमिक ग्रो हो जाएगी, वो उनका प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए उस सिचुएशन को बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड भी। आपको पता है डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट का ही निकलता है ना डिविडेंड। तो इन शॉर्ट इतना ही याद रखना है, कभी आएगा आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड यही है, डेमोग्राफिक बोनस की जब सिचुएशन हो जाए। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, जब प्रोडक्टिव एज पॉपुलेशन, जब वर्किंग एज ग्रुप्स, जब जवान ज्यादा हो और नॉन प्रोडक्टिव बूढ़े और बच्चे कम हो, उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक बोनस। और इसी सिचुएशन को बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड भी। क्यों डिविडेंड, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा होती है कंट्री में अगर कि ज्यादा वर्किंग वाले पीपल हो, बूढ़े बच्चे कम हो, जो जिनसे इकोनॉमी ज्यादा नहीं बढ़ती। डेमोग्राफिक बर्डन क्या है, बर्डन का मतलब है अगर प्रोडक्टिव एज जो है, जो जवान है, वर्किंग पॉपुलेशन है, वर्किंग पीपल है, वो कम है देन नॉन प्रोडक्टिव या नॉन वर्किंग, बूढ़े बच्चे यहां पे आते हैं ज्यादातर, इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक बर्डन। दोस्तों अब है डबलिंग टाइम। डबलिंग टाइम होता है वो टाइम या वो नंबर ऑफ ईयर्स, वो नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू डबल पॉपुलेशन एट अ गिवन एरिया, अगर एट अ गिवन ग्रोथ रेट इन अ पर्टिकुलर एरिया, किसी भी एरिया में। देखो सुनो मेरे दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल ये कोई एरिया है, ये कोई कंट्री है, डबलिंग रेट इस कंट्री का क्या है, फॉर एग्जाम्पल इस टाइम इसकी कोई ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन की कोई ग्रोथ रेट है, इस टाइम किसी रेट से पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, और इसी रेट को दिमाग में रखते हुए कितने साल लगेंगे टू डबल द पॉपुलेशन ऑफ दिस एरिया, ऑफ दिस कंट्री, उसी को बोलते हैं, उन्हीं सालों को या उसी टाइम को बोलते हैं डबलिंग टाइम। ब्रेन ड्रेन क्या है दोस्तों, जब इमिग्रेशन होता है एक कंट्री से, जब बाहर लोग जाते हैं, ई मतलब इमिग्रेशन करना, वहां पे होगा आई, एंटर इन हो गए वहां पे, मुझे पता है। लेकिन इस कंट्री में, जो आपकी कंट्री है, जब इस कंट्री को रेफरेंस लेते हैं, ये जो इमिग्रेशन इस कंट्री से होगा, ये लोग जो बाहर जाने वाले इमिग्रेंट्स हैं, अगर ये हाईली स्किल्ड होंगे, एजुकेटेड होंगे, अच्छे प्रोफेशनल्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, साइंटिस्ट्स होंगे, तो हमारी कंट्री से अगर ये निकलेंगे, इमिग्रेशन तो करेंगे, लेकिन उसी इमिग्रेशन को उस टाइम बोलते हैं हमारी कंट्री से हुआ ब्रेन ड्रेन। ओके, सेक्स रेशो आपको पता है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, अगर फॉर एग्जांपल 1000 मेल्स है, उसमें फॉर एग्जांपल 990 फीमेल्स है, इसी रेशो को बोलते हैं सेक्स रेशो। फीमेल्स का कितना नंबर है
पर 1000 मेल्स, वही है सेक्स रेशियो इन ए पॉपुलेशन। ओके, अब है सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी आपको पता ही है, मोबिलिटी हुआ मूवमेंट करना। अभी मेरे दोस्तों, मूवमेंट करना एक इंडिविजुअल का, इसको बोलते हैं सोशल मोबिलिटी। लेकिन आपके दिमाग में होगा शायद सोशल मोबिलिटी वही होता है जब एक बंदा दूसरी जगह मूवमेंट करता है, ऐसे ही नहीं। सोशल मोबिलिटी होता है जब वो एक जगह, एक सोशल जगह से दूसरी सोसाइटी में, या एक सोसाइटी में दूसरी सोसाइटी में जाता है, एक सोशल ग्रुप में दूसरे सोशल ग्रुप में पहुंच जाता है, तो उसको बोलते हैं सोशल मोबिलिटी। अब एक याद रखो, ये सोशल मोबिलिटी, अगर एक जगह से दूसरी जगह इंसान जाए, मूवमेंट करे इंडिविजुअल, लेकिन इसके सोशल स्टेटस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो गांव से शहर गया, या शहर से गांव, या गांव से गांव गया, या शहर से शहर गया, चाहे कहीं से भी कहीं वो जाए, लेकिन उसका सोशल स्टेटस वैसे का ही वैसा है। कोई चेंज उसके सोशल स्टेटस में नहीं आया। जो इधर वो बंदा था वही इधर भी है। जो इधर स्टेटस था, पैसे मिल रहे थे, इज्जत थी, जो भी था, वो इधर भी सेम है। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी। यहां पे देखो, जो जिसमें चेंज ना आए सोशल स्टेटस में, ये लाइन देखो ना, ये लाइन देखो ना दोस्तों, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी। लेकिन अगर एक बंदा है, वो फॉर एग्जाम्पल चला गया गांव से शहर, और उसका अगर मैं ऐसे करूं, एक इंसान है, वो चला गया गांव से शहर, और फॉर एग्जाम्पल, या शहर से गांव आया, लेकिन उसके सोशल स्टेटस में चेंज आया, और चेंज आया अपवर्ड चेंज आया, मतलब सोशल स्टेटस उसका अच्छा हुआ है, उसकी अच्छी जॉब लगी, वो शहर गया, उसके अच्छे बिजनेस चला, वो शहर गया, वो ज़्यादा पैसे कमाने लगा, वो शहर गया। ठीक है, नॉर्मली इसी तरह होता है कि अगर वो गांव से शहर जाए तो उसका जॉब लग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं याद रखना कि सोशल मोबिलिटी होता है हमेशा गांव से शहर, ना ना ना। शहर से गांव भी अगर कोई आए, वो भी सोशल मोबिलिटी है। अरे गांव छोड़ो ना, शहर भी अगर कोई अपना सोशल स्टेटस चेंज करता है, वो भी सोशल मोबिलिटी है। तो सुनो मेरे दोस्तों, या सोशल स्टेटस चेंज भी ना हो जाए, वो भी सोशल मोबिलिटी है। बस एक सोशल ग्रुप से दूसरे सोशल ग्रुप की तरफ वो जाना चाहिए। अभी देखो ना, अगर वो शहर से ही गांव आता है, शहर से ही गांव आता है, उसको बोलते हैं मेरे दोस्तों डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी। अभी एक बात याद रखो, एक था हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी, जिसमें इसकी सोशल स्टेटस में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जिसमें ये अपवर्ड है सोशल मोबिलिटी या डाउनवर्ड है सोशल मोबिलिटी, इसको बोलते हैं, इस लाइन को, हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल, तो वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। अब इन शॉर्ट याद रखो मेरे दोस्तों, सोशल मोबिलिटी दो ही तरह का है। एक है हॉरिजॉन्टल, वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन मेन दो टाइप्स का है। एक है हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी, जिसमें सोशल स्टेटस में कोई चेंज ना आए, हॉरिजॉन्टल लाइन। दूसरा है वर्टिकल सोशल मोबिलिटी, जिसमें सोशल स्टेटस में इंसान को चेंज आए जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाए। अभी जो ये वर्टिकल सोशल मोबिलिटी है, वो दो तरह का है। एक है अपवर्ड सोशल मोबिलिटी, जब वो गांव से शहर जाए, एग्जांपल, जिसका सोशल स्टेटस ज्यादा हो जाए, अच्छा हो जाए। दूसरा है डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी, इसी वर्टिकल सोशल मोबिलिटी का यह टाइप है। डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी वो सोशल मोबिलिटी है जिसमें उसका सोशल स्टेटस कम हो जाता है। मेरे दोस्तों, लिटरेसी क्या है? लिटरेसी है 7 साल या 7 ईयर्स से ज्यादा, और इक्वल टू का मतलब 7 साल, ओके, या 7 साल से ज्यादा अगर कोई बच्चा है, और वो पढ़ सकता है और लिख सकता है, और वो अंडरस्टैंड कर सकता है कोई भी एक लैंग्वेज, पढ़ सकता है कोई भी एक लैंग्वेज, लिख सकता है कोई भी एक लैंग्वेज, समझ सकता है कोई भी एक लैंग्वेज, और 7 साल से बड़ा है, उसको बोलते हैं वो लिटरेट है। अभी लिटरेसी में भी 2 रेट्स आपको याद रखनी है। लिटरेट जो है वो मैंने आपको बताया, ये है लिटरेट, यहां पे लिटरेट लिखना बेहतर रहता। अभी देखो लेकिन लिटरेसी मेरे दोस्तों, देखो, लिटरेसी रेट के 2 टाइप्स है। एक है क्रूड लिटरेसी रेट, दूसरा है इफेक्टिव लिटरेसी रेट। क्रूड लिटरेसी रेट वो लिटरेसी रेट है जिसमें आप ऐसे निकालते हो, क्या, नंबर ऑफ लिटरेट, कितने हैं लिटरेट, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इन ए ईयर। कितने लिटरेट है, पढ़े लिखे कौन है, ये मैंने आपको बता दिया, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द ईयर इनटू 100। मगर यहां पे नंबर ऑफ लिटरेट, ये यहां पे काउंट नहीं किया जाता, ये 7 साल, ये वाला पॉइंट नहीं कवर किया जाता इसमें, क्रूड लिटरेट रेट में। अगर इफेक्टिव लिटरेट की बात करें तो ये वाला पॉइंट कवर किया जाता है, समझो इस बात को। इफेक्टिव लिटरेसी रेट क्या है? नंबर ऑफ लिटरेट मगर इक्वल टू 7 ईयर्स और ग्रेटर देन 7 ईयर्स, डिवाइडेड बाई वो पॉपुलेशन जो 7 साल से बड़ी है या 7 साल से इक्वल टू है इन ए गिवन ईयर इनटू 100। वो है मेरे दोस्तों इफेक्टिव लिटरेसी रेट। इफेक्टिव लिटरेसी रेट में
ये वाला पॉइंट कंसिडर किया जाता है। क्रूड लिटरेसी रेट में ये पॉइंट कंसिडर नहीं किया जाता है। क्रूड बोलता है कि कितने पढ़े लिखे हैं, ये पॉइंट ही कंसिडर नहीं किया जाता। डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इन ए ईयर इनटू 100। इफेक्टिव में कितने पढ़े लिखे हैं मगर ग्रेटर या इक्वल टू 7 ईयर्स के होने चाहिए। डिवाइडेड बाय कितनी पॉपुलेशन है मगर वो पॉपुलेशन कौन सी वाली, ग्रेटर या इक्वल टू 7 ईयर्स होने चाहिए एक साल में इनटू 100, वही बोलता है इफेक्टिव लिटरेसी रेट। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है मेरे दोस्तों? देखो, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग चीज है कि डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से पॉपुलेशन है। एक जगह पे ज्यादा है, दूसरी जगह पे कम है। जहां पे ज्यादा अच्छा अर्बन एरिया होगा, इंडस्ट्रीज होगा, पानी मिले, क्लाइमेट अच्छा हो, अच्छी अच्छी चीजें हो, वहां पे जहां पे पहाड़ हो, जहां पे बहुत सर्दियां होती है विंटर्स में, बहुत गर्मियां होती है समर में, या थोड़ा सा जहां पे ना इंडस्ट्रीज कम हो, जहां पे फ्लड्स आते हैं, सुनामी आती है, या कोई भी प्रॉब्लम हो, वहां पे लोग कम होते हैं, कुछ भी। इन शॉर्ट इतना ही आपको याद रखना है, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मगर एक एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। एक एरिया में कितने लोग रह रहे हैं उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। मगर इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ पीपल इन ए यूनिट एरिया। यूनिट का मतलब होता है 1। एक यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं? सर यूनिट का मतलब 1, क्या मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर ना, 1 किलोमीटर। मगर 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं उसी को पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। इन शॉर्ट, नंबर ऑफ पीपल इन ए एरिया, ये भी बोल सकते हो, लेकिन बेहतर है नंबर ऑफ पीपल इन ए यूनिट एरिया। यूनिट का मतलब होता है 1। कोई आपको यूनिट पूछा आप बोलना 1, लेकिन 1 स्क्वायर किलोमीटर। 1 स्क्वायर किलोमीटर क्या होता है ये आपको मैं समझा दूंगा मेरे दोस्तों। एक स्क्वायर आपको पता है लेंथ ब्रेडथ बराबर होती है, हर जगह चारों साइड बराबर है ना। अब मेरे दोस्तों, एक स्क्वायर किलोमीटर का मतलब इधर से भी 1 किलोमीटर, 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 चारों साइड से जब आप 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर जाओगे, इस एरिया, इसको बोलते हैं मेरे दोस्तों यूनिट एरिया, या आप इसको बोल सकते हो 1 स्क्वायर किलोमीटर। और पॉपुलेशन डेंसिटी एक्सप्रेस ही की जाती है पर स्क्वायर किलोमीटर में, या 1 स्क्वायर किलोमीटर में, स्क्वायर किलोमीटर्स में, या पर स्क्वायर किलोमीटर में, या 1 स्क्वायर किलोमीटर में, स्क्वायर किलोमीटर्स में, पर स्क्वायर किलोमीटर में, या 1 स्क्वायर किलोमीटर में ही पॉपुलेशन डेंसिटी को एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये थे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू डेमोग्राफी। और भी कुछ टर्म्स है, और फिर सेंसस है। सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सेंसस कब हुआ, लास्ट सेंसस कब हुआ, पहला अच्छा वाला सेंसस कब हुआ, कंप्लीट वाला, इंडिया में कब सेंसस लाया, किसने सेंसस लाया, किस तरीके से सेंसस आया। 2011 का जो रीसेंट सेंसस, मतलब अभी तक जो डाटा है रीसेंट हमारे लिए, वही 2011 वाला ही है। उस सेंसस के बारे में हर एक बात आपको समझनी है। किस में सेंसस में निकला पॉपुलेशन ज्यादा, किस में सेंसस में निकला सेक्स रेशो ज्यादा, किस सेंसस में निकला कम पॉपुलेशन ज्यादा पॉपुलेशन स्टेट का, कौन से स्टेट में हाई लिटरेसी है, कौन से स्टेट में क्या चीजें हैं, वो हर एक चीज आपको हम बताएंगे आने वाले लेक्चर्स में। चलिए डियर स्टूडेंट्स, बाय।